हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीओई एकेडमी। आपके फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर आपका नंबर 12 है और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इन वीडियो सीरीज में हम इस चैप्टर की सारी बेसिक्स को स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो मैं अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको लिखती हूँ। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वेंशनल source of energy used in houses, offices, industries, etc. अब ये डेफिनेशन समझो। ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोलेबल और एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कंट्रोलेबल से मेरा मतलब क्या है? कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मानो कि आपके घर में कोई बिजली का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप जब चाहो उस बल्ब को ऑन कर सकते हो और आपकी मर्जी है आप जब चाहो उस बल्ब को ऑफ कर सकते हो। यानी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आप इसे फ्लो करवाना चाहते हो या नहीं। कन्वेंशनल से मेरा मतलब क्या है कि इसे प्रोड्यूस करना, इसकी पैदावार करना बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी इसे बहुत आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। और कंट्रोलेबल का मतलब क्या है कि हम इसे अपने हिसाब से वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है। और ये क्या है? एक तरीके की एनर्जी ही है जो हमें हमारे जितने भी घर के, ऑफिसेज के, इंडस्ट्री के काम करने में मदद में आती है, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ में आ गया हो। और इलेक्ट्रिसिटी तो टॉपिक भी ऐसा है, इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता है, आप घरों में भी देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंट्रोलेबल एंड अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हाउसेज, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और इलेक्ट्रिसिटी है जिसके साथ हम चल रहे हैं ना अभी। अब मानो आपके घर में 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, हम लोग कितना बोर हो जाते हैं। हमारे टीवीज नहीं चलते, हमारे फैंस नहीं चलते, हमारी लाइट नहीं चल रही होती। हम लोग आज के इस मॉडर्न टाइम में हर एक टाइम पर किस पे डिपेंड करते हैं? एनर्जी पर। और सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी तो क्या है? हमें अगर फोन भी चाहिए, अगर आपको लेक्चर भी लगाना है तो भी आपको अपना फोन चार्ज चाहिए, एक तरीके की एनर्जी चाहिए, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। तो हम आजकल के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक क्या है? करंट। अब करंट को समझने से पहले आपको कुछ और टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा और वो टर्म्स है चार्ज। अब चार्ज देखो क्या होता है। चार्ज किसी भी मैटर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। एक किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो चार्ज है हमें किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जो चार्ज है वो असल में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस को किसने डिस्कवर किया था? इन चार्जेस को डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और वो बहुत फेमस साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। हमारे पास चार्ज असल में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप शो करते हो सिंबल प्लस से, नेगेटिव चार्ज को आप शो करते हो सिंबल माइनस से। अब ये बात समझो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम ऐसे नहीं पहचान सकते कि जैसे अगर आपके पास कोई मटेरियल आ गया, उसके ऊपर प्लस का साइन बना होगा तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। नहीं, कोई एटम, कोई आयन पॉजिटिव है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं।
अब हम उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कौन डिटरमाइन करता है, ये सब राज छुपे हुए हैं एटम के अंदर ही। अगर आपको एटम पता होगा किसी मटेरियल का तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। तो हम सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। अब सबसे पहले देखो कि एटम क्या होता है। एटम आपके मटेरियल का एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। अब एटम के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एटम के अंदर 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब एक एटम के अंदर ये सारे पड़े कैसे होते हैं, मतलब इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है? ये होती है इस तरीके से। ये आपके एटम का न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई ओरिजिनल एटम है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने उसके अंदर प्लस होंगे उतने ही उसके अंदर माइनस साइन भी होंगे, यानी ओवरऑल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम के अंदर चार्ज कब आता है? जब या तो उसके अंदर पॉजिटिव कम हो जाए या फिर पॉजिटिव बढ़ जाए, या और तरीका क्या हो सकता है कि नेगेटिव कम हो जाए या नेगेटिव बढ़ जाए, जिसकी भी तादाद आपस में बराबर नहीं होगी। यानी अगर पॉजिटिव बढ़ जाएंगे तो एटम के ऊपर पूरे के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर उसके अंदर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए तो उसके अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने किस किसने बताया, ठीक है। तो जो प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। अब एक मटेरियल के अंदर कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे वही हमें बताएगा कि एटम के ऊपर कितना चार्ज है। आई होप आपको चार्ज के बारे में पता लग गया होगा कि चार्ज असल में होता क्या है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट्स क्या होती है, यानी चार्ज को हम किस तरीके से मापते हैं। जैसे अगर मान लो आपने मास मापना है, ठीक है, तो हम वजन मापना है, किस में मापते हो? किलोग्राम्स में मापते हो। आपको लेंथ मापनी है, आप क्या करते हो? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे। टाइम मापना है तो आप सेकंड लेते हो, मिली सेकंड लेते हो, आवर्स लेते हो, मिनट लेते हो। उसी तरीके से अगर आपको किसी चीज के ऊपर क्या मेजर करना है? चार्ज मेजर करना है। तो चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। और जैसे किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना km, वैसे कूलम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? C से। और ये ध्यान रखना, ये कैपिटल C है, स्मॉल c नहीं है, ठीक है। चार्ज के कौन से यूनिट्स हैं? कूलम। और ये इसकी कैसी यूनिट्स हैं? ये इसकी SI यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको चार्ज के बारे में कुछ और चीजें बताती हूँ कि चार्ज की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब चार्ज को बताने से पहले आपको सबसे पहले मुझे ये बताना है कि जैसे मान लो चार्ज कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम के अंदर, वही सब चीजें हमें बताती है ना कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा, कैसे फ्लो कर रहा होगा। तो जो चार्ज होता है वो सबसे पहले ये देखो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। देखो कितना छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी आप क्या लिखोगे? 1.6 लिखोगे और उसके नीचे कितनी जीरोस लगा दोगे? 19 जीरोस। बहुत छोटा चार्ज है ना। उसी तरीके से अगर एक प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? सेम, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही इस पे भी चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स। अब ये देखो इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, और प्रोटॉन पे यही चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव।
और एक चीज को और याद रखना, ये जो इसकी यूनिट्स हैं कूलम, ये किसी साइंटिस्ट के नाम से ली गई है, किसी साइंटिस्ट का नाम था कूलम, उसके नाम से हमने इसकी यूनिट्स रखी थी कूलम। अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको निकालना हो कि अगर आपको निकालने को बोला जाए कि बताओ कि एक कूलम अगर हमने चार्ज इकट्ठा करना है, मान लो एक कूलम पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करना है, या मान लो एक कूलम तुमने नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करना है, तो तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन आने चाहिए, है ना, वो डिटरमाइन करने हैं, वो आपको निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होंगे। तो वो कैसे निकालोगे? अब वो भी एक सिंपल मैथ्स ही है, आपको सिंपल मैथ्स करना है। क्या? ये देखो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये देखना है कि एक कूलम चार्ज कितने पर होगा। उसके लिए तुम क्या करोगे? इसे यहां जाके डिवाइड कर दोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 और उसके पीछे कितनी जीरोस? 18 जीरोस लगानी पड़ेंगी। इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हें इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्या बनाना है? एक कूलम चार्ज बनाना है। तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर कितना छोटा चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है उस पर। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको चार्ज के बारे में सब कुछ पता लग गया है। ठीक है, अब जो आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट, हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब करंट को समझना बहुत जरूरी है, और करंट को समझने के लिए मैं आपको पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें समझाती हूँ। जैसे अब आपने ये नाम सुने होंगे, एयर करंट, वाटर करंट, ये नाम सुने आपने। अब एयर करंट हमें क्या बताता है? कि हवा कैसे चल रही है। वाटर करंट हमें कैसा बताता है? कि पानी कैसे चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो आप टर्म बताना चाहते हो, जैसे एयर करंट हमें क्या, किसके बारे में बताती है? एयर कैसे चल रही है। वाटर करंट हमें कैसे बताता है? कि पानी का बहाव कैसा है। नदी में वाटर करंट हम बोलते हैं ना, तो हम क्या बताते हैं? कि नदी में पानी का बहाव कैसा है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी के करंट को अगर आपने डिफाइन करना हो तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। उस केस में आप क्या बताओगे कि जैसे एयर करंट में एयर का फ्लो बताते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट में आप किसका फ्लो बताते हो? चार्ज का फ्लो बताते हो। इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या बताता है? कि चार्ज किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले करंट की डेफिनेशन देखो। करंट की डेफिनेशन होती क्या है? करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया of a conductor per unit time। हमने चार्ज को, करंट को मापना भी है ना, तो करंट हमें क्या बताता है? कि एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज जा रहा है। अब क्रॉस सेक्शन समझो, किसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं? कंडक्टर के आपकी कोई भी सिंपल तार जिसके अंदर से आपका करंट गुजर रहा होगा। अब तार को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, ऐसे सिलेंडर की तरह। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये जैसे गोल गोल एरिया नहीं बना हुआ, जो जैसे मैं शेड कर रही हूं, इसको बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट आपको क्या बताता है? कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज गुजर रहा है। चार्ज को जैसे मैं ऐसे बिंदुओं से बना दूं अगर, ठीक है, तो चार्ज आपको ये बताएगा कि पर यूनिट टाइम का मतलब होता है कि जैसे एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज यहां से यहां तक क्या हो जाता है? गुजर जाता है। उसे आप क्या बोलते हो? करंट। तो करंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब जो चार्ज करंट है, करंट का सिंबल क्या होता है? आई। करंट को किस सिंबल से शो करते हैं हम? आई सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करंट की डिस्कवरी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। पर क्या आपको ये चीज पता है कि करंट की डिस्कवरी से पहले
अब जैसे आपको पता है कि अगर हमने बताया कि करंट चार्ज का फ्लो है, तो इसका मतलब करंट के बारे में पता होने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पर असल में क्या हुआ था कि जब साइंटिस्ट ने करंट को डिस्कवर किया था ना, तब एक्चुअल में चार्ज की डिस्कवरी अभी हुई नहीं थी। यानी पहले हमें करंट के बारे में पता चला था, चार्ज हमें फिर बाद में पता लगा था, ठीक है। ये देखो हमारे साइंटिस्ट कितने महान थे कि चार्ज ना भी पता होने के बावजूद भी उन्होंने क्या निकाल लिया था, बिजली प्रोड्यूस कर ली थी उन्होंने। अब देखो जब उन्हें चार्जेस के बारे में नहीं पता था पहले, तो उन्होंने क्या माना कि ये मान लिया कि करंट जो है, जैसे चार्ज दो तरीके के होते हैं, तो उन्होंने क्या मान लिया, जो करंट है ना वो पॉजिटिव चार्जेस के कारण होता है, ठीक है। उन्होंने कन्वेंशनली क्या मान लिया, जो करंट हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्जेस के कारण हो रहा होगा। पर जब चार्ज को हमने अच्छे से डिस्कवर किया, जब हमें पता लगा कि चार्ज कहाँ से मिलता है, प्रोटॉन से मिलता है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है, न्यूट्रॉन से मिलता है, तब हमें बाद में क्या पता लगा कि असल में करंट किसके कारण होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण। नेगेटिव चार्ज यानी करंट किसके कारण हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा होता है। तो हमें बाद में क्या पता लगा कि जो करंट एक्चुअल में होता है ना, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो जब हमने पहले मतलब जब चार्जेस के बारे में हमें पता नहीं था, तो हमने क्या माना कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब हमें वैसे करंट तो किसके कारण हो रहा है, हमारे नेगेटिव चार्ज के कारण, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हमें करंट की कौन सी डायरेक्शन बतानी चाहिए थी, हमें करंट की बतानी चाहिए थी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाली डायरेक्शन, पर हम तो करंट की डिस्कवरी पहले ही कर चुके थे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन किस में होती है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है कौन सी डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। अब करंट को फ्लो करने के लिए आपको पता है, करंट को फ्लो करने के लिए कोई तार चाहिए, ठीक है, वायर्स चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी आपको कहीं पे भी करंट का फ्लो करवाना होता है तो आपको क्या चीज चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए, ठीक है। क्लोज सर्किट समझते हो, आपका जो सर्किट है तारें हैं वो पूरी बंद होनी चाहिए। अगर जैसे मान लो आपने एक सेल लगाया है करंट को फ्लो कराने के लिए, ये नहीं है कि आप ऐसे यहाँ पे वायर को खुला छोड़ दोगे, आप वायर को खुला नहीं छोड़ सकते। आपने वायर को खुला छोड़ा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसको फ्लो कराना है तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक पॉजिटिव सर्किट। सर्किट में कैसे क्लोज करूंगी, एक वायर जहां पे मैंने खुला छोड़ा है उस सिरे से जोड़कर मैं उसके बैटरी के दूसरे साइड पर जोड़ दूंगी। अब ये सर्किट क्या हो गया, बंद हो गया ना। तो अब ये बंद सर्किट के कारण क्या फ्लो करेगा, आपका चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ये पॉजिटिव है ना, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव की तरफ डूब जाएंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। अब जो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, करंट की डेफिनेशन से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके करंट का फॉर्मूला क्या है। अब डेफिनेशन क्या थी, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट का सिंबल क्या है, आई। अब मैं आपको ये बताना भूल गई थी, पर अभी आपको बता देती हूँ कि आपके चार्ज का सिंबल होता है क्यू, ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। हमने क्या लेना है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे तुम, टाइम से, टी से डिवाइड कर दोगे। चार्ज की क्या यूनिट्स लेते हैं हम, चार्ज की हम यूनिट्स लेते हैं कूलम। करंट को मापते वक्त, अब टाइम की तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, मिनट है, सेकंड है, आवर्स है, ईयर्स में भी टाइम को माप सकते हो। तो बताओ यहाँ पर टाइम के यूनिट्स क्या लेने हैं, टाइम के यूनिट्स आप लोगे सेकंड्स, ठीक है। तो करंट के यूनिट्स इससे क्या बन जाते हैं, अब एक यूनिट तो आप बना सकते हो कि कूलम पर सेकंड, पर करंट की एसआई यूनिट्स जो हमें किसने बताया, हमें साइंटिस्ट ने जो इसका नाम रखा, इसकी एसआई यूनिट का क्या नाम रखा, एम्पियर। क्या नाम रखा, करंट की यूनिट का एम्पियर। ये क्या है, इसका एसआई यूनिट है। अब ये भी एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे रखा गया, उनका नाम क्या है, एंड्री मैरी एम्पियर। उनके सरनेम पर हमने
जो करंट है उसका एसआई यूनिट रखा है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में करंट के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। हम अगली वीडियो में करंट के बारे में और जानेंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।